अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत की एपिसोड 46 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। 350 लाइक और 130 कमेंट डन करें। यार कर दिया कीजिए टारगेट पूरा। इतना बड़ा टारगेट नहीं देती हूँ मैं कि आप पूरा ना कर सकें। चलें खैर, बढ़ते हैं नावल की जानिब। आज बहुत लेट हो गया है, वैसे तो हो ही रहा है कुछ दिनों से लेट, वजह मैं बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं मेरी बात को। बख्त खान का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें लहू छलकाने को तैयार थीं। इसकी हालत देखकर जनान को लगा जैसे इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर इसका लहू निचोड़ दिया। खान, तुम रो क्यों रहा है? जनान अपने नर्म हथेलियों से इसके आंसुओं को साफ करते हुए इस्तफसार कर रही थी। बख्त खान खामोशी से इसे देख रहा था। तुमको किस बात का डर है? देखो, अल्लाह ने तुम्हारा बहन के साथ बुरा होने से बचा लिया। तुमको तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने अनस लाला का सच तुम्हारे सामने लाकर युसरा का जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। बख्त खान का चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर बड़े प्यार से समझा रही थी। जनान रोना जनान रोना इस बात का नहीं आ रहा, मुझे रोना इस बात का नहीं आ रहा जनान। वक्त खान ने अपने गालों पर रखे इसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। तो फिर ये आंसू किस लिए खान? जनान ने इसकी भीगी पलकों को देखते हुए कहा। ये आंसू यकीन के टूटने के हैं, ये आंसू अपनों के धोखे के हैं, इनके झूठ इनके फरेब के हैं। क्या अब रिश्तों की अहमियत ये रह गई है कि हम इन्हें मफाद के लिए इस्तेमाल करें? पीठ पीछे खंजर भोंके। मैंने अनस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इससे ज़्यादा ये कि मैंने ख़ुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इंसान को परखने में धोखा खा जाऊंगा। मैं तो लोगों के चेहरों से पहचानने का हुनर रखता हूँ, फिर मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया? बख्त खान इसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। अपनों का झूठ और फरेब हम पकड़ नहीं पाते। इनके असली चेहरे सामने भी हों तब भी हमें अपनी नज़रों का धोखा ही लगता है। ये रिश्तों से मोहब्बत है जो हमें अपनों को गलत समझने ही नहीं देती। तुम भी इन रिश्तों की मोहब्बत में इनको असलियत नहीं देख पाए, लेकिन इसमें तुम्हारा गलती नहीं है खान। इन रिश्तों से मोहब्बत करने वाले ऐसे ही धोखा खाते हैं। हज़रत यूसुफ ने भी तो अपने ही भाइयों से धोखा खाया था, जनान कह रही थी। और बख्त खान एक टुके से देख रहा था। इसने जनान के हाथों से अपने हाथ हटाए, फिर आहिस्ता से इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू बांध कर इसे अपनी गोद में बैठा लिया। जनान इसकी गोद में बैठकर खामोशी से इसे देखने लगी। तुम्हें बताया जनान, मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से है? बख्त खान इसकी सब्ज़ आँखों में देखकर इस्तफसार कर रहा था। जनान कुछ लम्हे सोचती रही, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। झूठ और धोखे से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। मैं इतनी नफ़रत अपने दुश्मनों से नहीं करता जितना उन लोगों से करता हूँ जो मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझे धोखा देते हैं। आज मेरे दिल में अनस के लिए जो मोहब्बत थी वो इसके झूठ और इसके धोखे ने ख़त्म कर दी। मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन धोखा और झूठ नहीं। बख्त खान कह रहा था। जनान खामोशी से इसे सुन रही थी। खान,
अभी तुम इस बारे में मत सोचो, अभी रिलैक्स रहो। जनान ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसके दिल के मकाम को आहिस्ता आहिस्ता मसलते हुए कहा। बख्त खान ने अपना हाथ एकदम इसके हाथ पर रखा और इसे मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। जनान ने एकदम से इस पर से नज़र हटाकर इसके दिल के मकाम पर रखे अपने हाथ को देखा जो बख्त खान के मजबूत हाथ में कैद था। क्या हुआ? जनान ने पूछा। जब तुम दिल पर हाथ रखती हो ना तो ये दुगनी तेजी से धड़कने लगता है, फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सीने की दीवार तोड़कर बाहर निकल आएगा। रहम करो मुझ पर। बख्त खान ने इसके हाथ को कस के भींचते हुए कहा। जनान ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन बख्त खान ने इसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। और जब तुम इस तरह मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हो तब ये बंद होने लगता है। रहम करो मुझ पर, बख्त खान ने कहा तो जनान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी। खान, तुमको ड्यूटी पर नहीं जाना? जनान ने पूछा। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? बख्त खान ने इसके हाथ को झटका देकर अपने करीब करते हुए पूछा। बख्त खान के इस तरह खींचने पर जनान के लब इसकी बियर्ड से मस हुए थे। वो एकदम पीछे हो गई। हमारा चाहने न चाहने से क्या होता है खान, तुमको ड्यूटी पर तो जाना ही है। जनान ने सर पटाते हुए कहा। चलो मैं चलता हूँ। संजीदगी से कहते हुए उसने जनान को अपनी गोद से उठाया और खुद भी कुर्सी से उठ गया। उठकर इसने स्टैंड से अपनी लेदर की जैकेट पहनी और गन उठाकर इसका सेफ्टी क्लच चेक करके इसे रखता कमरे से चला गया। खान, इसे कमरे से निकलता देखकर जनान ने इसे आवाज़ दी। दरवाजे के हैंडल पर रखे बख्त खान के हाथ वहीं रुक गए। इसने पलटकर जनान को देखा। तुम नाराज़ हो गए हो? जनान ने कुछ घबराते हुए पूछा। बख्त खान ने कुछ लम्हे से देखा, फिर नफी में सर हिलाता कमरे से चला गया। ये मना करके गया है, लेकिन इसके बावजूद हमको लग रहा है जैसे ये हमसे नाराज़ हो गया है। जनान वहीं कुर्सी पर बैठे हुए खुद से बोली। बख्त खान कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतर रहा था। जब इससे अपने पीछे किसी की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई तो इसने मुड़कर देखा। यासर हाथ में बैग थामे नीचे उतर रहा था। कहीं जा रहे हो? बख्त खान ने पूछा। गुलमर्ग जा रहा हूँ, इसके बराबर में आते यासर ने जवाब दिया। खैरियत? बख्त खान ने पूछा। सब खैरियत हैं। वो दरअसल फ्रांस से मेरे क्लाइंट के पास कोई आया है। इससे पश्मीना और जामावार शॉल्स, बेशकीमती शॉल्स चाहिए। पश्मीना originate from the Ladakh region of Himalayas, India, and Jamawar originate from the Kashmir Valley, India. और आपकी की यहाँ यही काम होता है। इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे ओरिजिनल चाहिए। ओके, ये गलत लिखा गया, ओरिजिनल चाहिए थी। मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था, शायद वो शाम तक चला जाए, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ रहा है। बाहर निकलते हुए असर ने बताया। यह असर शॉल्स का बिजनेस करता था जो कि बहुत अच्छा चलता था। गुड लक। बख्त खान ने इसके पुश्त को थपथपाते हुए कहा। थैंक यू ब्रो।
यासर ने मुस्कुरा कर कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि बख्त खान हवेली के बाहर खड़े अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। इसे हालत देखकर कांस्टेबल ने इसे सैल्यूट करके एकदम इसके बैठने के लिए दरवाज़ा खोला। कांस्टेबल का दरवाज़ा खोलते हुए बैठ गया। यह हमारा सुकून बर्बाद करके खुद कितने सुकून से अपने काम पर चला गया। खिड़की में खड़ी हबीबा बेगम ने बख्त खान को देखते हुए गुस्से से कहा, इसे मेरा सुकून बर्बाद किया है, मैं इसका सुकून बर्बाद कर दूंगा। अनस ने अपना झुका सर उठाकर गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप, सारा खेल बिगाड़ कर अब इसे बर्बाद करोगे। हबीबा बेगम गुस्से से इसके पास आकर बोली, पहले ही कहा था होशियार रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुलेआम आशिकी लड़ानी थी। अब देखो इसका नतीजा क्या निकला है। हबीबा बेगम ने बेड पर रखे फोटोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब कुछ इस औरत और इसके भाई की वजह से हुआ है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं दोनों को एक साथ खड़ा करके शूट कर दूं। अना ने गुस्से से फनकारते हुए कहा, बस गुस्सा करना आता है, दिमाग चलाना नहीं आता तुम दोनों भाई बहनों को। हबीबा बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा, आपको तो आता है, फिर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अना ने भी इनके बराबर में बैठते हुए कहा। इस वक्त कमरे में वो तीनों थे। मजहर साहब तो अनस पर गुस्सा करके चले गए थे। हादिया बेगम और इकरा बेगम को हबीबा बेगम ने कमरे से भेज दिया था। वो नहीं चाह रही थी कि किसी को भी ये पता चले कि वो और अनस के बारे में पहले से ही जानती थी। करूँगी, अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए तो फिलहाल चुप हूँ। हबीबा बेगम ने गुस्से से अना को देखते हुए कहा, अब क्या करेंगी आप। अनस ने पूछा, देखते जाओ मैं क्या करूँगी, लेकिन जो भी करूँगी तुम्हारे फ़ायदे के लिए करूँगी। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। इन्होंने कहा, फिर भी बताएं तो सही, आप क्या करेंगी। अना ने तजस्सुस से पूछा, जब करूँगे तब देख लेना। इन्होंने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर इसके भाई को मेरे बारे में पता कैसे चला। ये सब फोटोज देखकर तो लगता है जैसे इसने मेरे पीछे किसी को लगाया हुआ था, क्योंकि ये एक जगह के फोटोज नहीं हैं। और दूसरी बात सवाल ये उठता है कि इसने ऐसा किया क्यों, वो ये सब करके क्या चाहता है। अनस ने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने होंठ पर रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, दुश्मन बर्बादी के अलावा और क्या चाहता है। अना ने कहा, नहीं, मामला कुछ और है, हमें पता लगाना होगा। अनस ने कहा, मामला और क्या होगा लाला। अना चिढ़कर बोली, वही तो पता लगाना है, आखिर इस औरत के भाई को मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों था। किसने मेरे पीछे किसी को लगाकर मेरी जासूसी कराई। अनस ने लब भींच कर कहा, गुस्से से इसका पूरा वजूद सुर्ख हो रहा था। इस वक्त इसकी हालत जख्मी शेर की तरह थी। जो वार तो करना चाहता था, लेकिन जख्मी होने की वजह से खामोश था। सब पता चलेगा, लेकिन पहले जो मैं करूँगी मुझे वो करने दो। हबीबा बेगम कहते हुए उठी और कमरे से निकल गई। इनके कमरे से जाते ही अना और अनस ने एक दूसरे को देखा। आपको क्या लगता है लाला,
और ये क्या करेंगी? अना ने पूछा। मुझे नहीं पता, प्लीज़ तुम भी अब मेरे कमरे से चली जाओ, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। कहते हुए अनस ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। अना मुंह बनाती उठी और कमरे से निकल गई। अपने कमरे से निकलकर वो सीधा एम्बर के कमरे में आई थी। एम्बर जो बैठ ग्राउंड से टेक लगाए वीडियो गेम खेल रहा था, इसे देखकर मोबाइल साइड पर रख दिया और मुस्कुराते हुए सीधा होकर बैठ गया। क्यों मुस्कुरा रहे हो? दरवाज़ा बंद करते हुए इसने पूछा। क्या छुपे रुस्तम निकले तुम्हारे लाला? क्या क्लास लगाई है बख्त खाला ने तुम्हारे लाला की? वो हंसते हुए बोला। हंसना बंद करो एम्बर, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अना इसके पास आते हुए घुराकर बोली, लेकिन एम्बर पर इसके घुराने का कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर हंसता रहा। तुम मुझे वो फोटोज और वीडियो दो, इसको बेहिस बना देखकर अना ने कहा। क्यों, कौन सी वीडियो, कौन से फोटोज? एम्बर ने पूछा। देखो एम्बर, मेरा दिमाग मत खराब करो। जिस तरह आज इस लड़की ने फोटोज दिखाकर सारे घर वालों के सामने मेरे लाला की इंसल्ट की है, मैं भी इसी तरह इस लड़की और इसके भाई के फोटोज और वीडियो दिखाकर सब घर वालों के सामने इसकी इंसल्ट करूंगी। और वक्त जो मेरे लाला पर उंगली उठा रहा है, देखती हूँ अपनी बीवी के फोटोज और वीडियोस देखने के बाद वो क्या करेगा। अना ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। हाँ जाओ और शौक से दिखाओ वो फोटोज और वीडियोस, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कोई इन पर यकीन करेगा? एम ने तंजिया कहा। कहना क्या चाहते हो तुम? अना इसके बराबर में बैठते हुए बोली। अगर तुमने अभी वो फोटोज और वीडियो किसी को भी दिखाई तो जानते हो क्या होगा? सबको लगेगा तुम अपने भाई का बदला ले रही हो। कोई इस पर यकीन नहीं करेगा और बख्त लाला तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो गर्म लोहा नहीं है जिस पर वार करोगे तो वो टूट जाएगा। ये वो गर्म लोहा है जिस पर वार करोगे तो चिंगारियां भड़कने लगेंगी। चिंगारियां भड़केंगी और वो चिंगारियां तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। इसलिए ज़रा सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। अहमद ने दाएं आंख में करके कहा। मुझसे सब्र नहीं होता। मेरा बस चले तो मैं आज ही इस लड़की को इस हवेली से निकाल कर बाहर फेंक दूं। मुझे वो लड़की इतनी बुरी लगती है कि दिल करता है मैं इसकी जान ले लूं। जब भी इसे देखती हूँ तो अपनी इंसल्ट का एहसास होता है। एक दुश्मन की बेटी ने मुझे शिकस्त दी है, मुझसे वक्त को छीन लिया है। अना चटकते हुए बोली। इसके इस तरह चटकने पर अहमद ने गहरा सांस भरा और नफे में सर हिलाकर इसे देखने लगा। बहुत बेसब्री और जल्दबाज हो तुम, और तुम्हें पता है जल्दबाज लोग मुंह के बल गिरते हैं। अहमद ने कहा। तो फिर अब क्या करूं? इसने पूछा। फिलहाल मेरे कमरे से जाओ, मुझे गेम खेलना है। अहमद ने कहा तो अना का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तुमसे बड़ी हूँ अहमद, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। अना ने इसके पास से उठते हुए गुस्से से कहा। लेकिन दिमाग से मुझसे बहुत छोटी हो। अहमद शातिराना मुस्कुराहट होठों पर सजाकर बोला। तुम्हारा दिमाग थोड़ी है, शैतानों का रैन बसेरा है। अना ने गुस्से से कहा और पैर पटकते इसके कमरे से निकल गई। वो मजबूर थी। सारे सबूत अमर के पास थे। अगर इसके पास होते तो अब तक वो सबूत सारे घर वालों को दिखाकर
जनान को इस घर से निकलवा देती। बेवकूफ़, इसे लगता है एम्बर ने कच्ची गोलियां खेली हैं। अना के कमरे से निकलते ही एम्बर ने सर को झटकते हुए कहा और दोबारा गेम खेलने लगा। हमें यकीन नहीं आ रहा जमदा कि हमारा खून इस तरह कर सकता है। हमें तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अगर हम ईश्वर के साथ अनजाने में ही सही की नाइंसाफ़ी कर देते तो कल रोज़े क़यामत हम अपने बेटे को क्या मुँह दिखाते जब वो हमसे सवाल करता कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के कफ़ील आप थे, आपने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा, तो हम क्या जवाब देते। आज़ाद साहब अफसरदा लहजे में बोले। जमदा बेगम ने बिना कुछ कहे अपना हाथ इनके हाथ पर रख दिया। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो तो खुद हैरान थी। बात ये नहीं थी कि अनस किसी और को पसंद करता था। ठीक है, वो लोग पठानों के अलावा कहीं शादी नहीं करते थे, लेकिन वो इतने भी सख्त नहीं थे कि अगर इनकी औलाद अपनी मर्जी से कहीं शादी करना चाहे तो वो इन्हें मना करते। तकलीफ तो इस बात की थी कि अगर वो किसी और को पसंद करता था तो फिर युसरा से एंगेजमेंट क्यों की, क्यों इस मासूम की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की। वो सोचते हुए आचार्य साहब को देख रही थी, जिनकी बूढ़ी आंखें मुसलसल बह रही थी। आप मत रोएं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इन्होंने बामुश्किल ये 2 लफ्ज़ अदा किए, इंशाअल्लाह। इन्होंने गहरा सांस भरकर कहा। जनान डरते हुए अपने कमरे से निकली। इसका इरादा युसरा के पास जाने का था। युसरा का कमरा ज़र बीबी के कमरे के पास था। इस वक्त कोई भी बाहर नहीं था। वो जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, एकदम ही किसी ने पीछे से इसके दुपट्टे को पकड़कर खींच लिया। जनान का दिल दहल गया। खिंचाव इतना ज़बरदस्त था कि जनान की गर्दन दुपट्टे के खिंचाव से छिल गई। इसने बेसाख्ता अपनी गर्दन पर हाथ रखा और पलटकर दुपट्टा खींचने वाले को देखा। सामने अना खड़ी थी। एमर के कमरे से निकलते हुए उसकी नज़र बख्त खान के कमरे पर थी। दरवाज़ा खोलकर जनान को आता देखकर वो इसकी तरफ लपकी। ये क्या किया तुमने? जनान ने अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा। इसकी आंखें जलन के एहसास से भीगने लगी थी। तुमने जो किया है इसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। जनान ने एकदम कोने से इसका सॉरी अना ने एकदम कोने से इसका बाजू पकड़कर झटका देते हुए कहा। इसने इस कदर तेज झटका दिया था कि अगर जना रेलिंग न पकड़ती तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। अना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जनान ने इसका हाथ झटक कर कहा। नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, लेकिन लगता है तुम्हारा और तुम्हारे भाई का हो गया है, तभी तुम दोनों हमारे पीछे पड़ गए हो। क्या बिगाड़ा था मेरे लाला ने तुम्हारे भाई का, जो इन्होंने ये सब कुछ किया? ये झूठी तस्वीर दिखाकर मेरे लाला को। ये तस्वीरें झूठी नहीं है, ये सच है। अनस लाला का अफेयर इस लड़की से है। जनान इसकी बात बीच में काटते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे भाई को कैसे पता? जासूसी करते हो तुम लोग हमारी? अना 2 कदम आगे बढ़कर इसके पर चढ़ती हुई बोली। हमसे दूर
रहकर बात करो अना। जरान अपनी जगह से नहीं हिली थी। नहीं हिली। अगर दूर रहकर ना बात करूं तो? अना ने अना ने बिल्कुल उसके करीब आकर कहा, तो तुम जानती हो हम किसका बीवी है। हम तुम्हारा एक शिकायत करेगा और वो तुम्हारे सारे कस्बल निकाल देगा। जनान ने कहा, ओहो, लगता है चींटियों के भी पर निकल आए हैं। अना ने इस्तज़ाई अंदाज में कहा, हमारे पास तुम्हारी इन फालतू बातों का कोई जवाब नहीं है। बेहतर यही होगा हमसे इस तरह की बातें मत करो। दूर हटो हमसे। और आज जो तुमने किया है, आइंदा अगर तुमने ये करने की कोशिश किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने दुपट्टे को सीने पर फैलाकर सर पर दुरुस्त करते हुए जनान ने कहा, ये जो तुम्हें वक्त की बीवी होने का गुरूर है ना, तुम्हारी इसी गुरूर को मिट्टी में न मिला दे तो मेरा नाम भी अना नहीं। अना ने इसे रुख फेरते देखकर कहा, गुरूर नहीं है हमको, फख्र है हमें इसकी बीवी होने पर, और फख्र मिट्टी में नहीं मिलाए जाते। इसके मुंह पर तमाचा मारती जनान सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए भी वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर सहलाती रही। इसकी सफ़ेद सुराहीदार गर्दन पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। वो यूं ही अपनी गर्दन सहलाती उसरा के कमरे के पास आई और दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हो गई। अंदर उसरा सर झुकाए बेड पर बैठी थी। इसे देखकर सीधी हुई और फिर अगले ही लम्हे बेड से उठकर आगे बढ़ी और एकदम इसके गले लग गई। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। जनान को कस के भींचते हुए युसरा ने कहा। इसके लहजे से खुशी झलक रही थी। खुशी अनचाहे रिश्ते का बोझ अपने ऊपर से हटने की। तुम खुश हो? जनान ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत बहुत ज़्यादा। युसरा इससे अलग होकर बोली, आपको पता है मुझे अपना आप इतना हल्का फुल्का महसूस हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। इस वक्त मेरा जहन पुरसुकून है, मेरा दिल पुरसुकून है। आपके भाई ने मुझ पर जो एहसान किया है इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। युसरा इसके दोनों हाथ थामकर खुशी से चोर लहजे में कह रही थी और जनान मुस्कुराती हुई इसके भीगे चेहरे को देख रही थी। खिले चेहरे को देख रही थी। इसका चेहरा बता रहा था कि वो कितनी खुश है। तुम्हारा मोरे का क्या रिएक्शन है? जनान ने पूछा। फिलहाल बड़े चुप हैं। युसरा ने कहा, इन्हें शायद हम पर यकीन ना हो, लेकिन वो तस्वीरें बिल्कुल सच हैं। जनान ने कहा, किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे और मेरे लाला को आपकी बात पर यकीन है। युसरा ने दोबारा इसे खुद से लगाते हुए कहा, अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आए जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे, जिसकी मोहब्बतें, जिसकी वफाएं सिर्फ तुम्हारे लिए हो। जनान ने सच्चे दिल से इसके लिए दुआ की। आमीन, युसरा ने दिल में कहा। दोपहर का वक्त था। यासर अपने क्लाइंट से मिलने के बाद वापस श्रीनगर आ रहा था। कश्मीर की वादी आज भी बर्फ में नहा रही थी। आसमान से गिरते सफ़ेद काले ज़मीन को खामोशी से ढांप रहे थे। सड़क के दोनों तरफ चिनार के दरख्त बर्फ की बोझ तले झुके हुए थे
اور فضا میں ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی رومانویت گھلی ہوئی تھی۔ یاسر گاڑی چلا رہا تھا، ہیٹر کی گرمی کے باوجود اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، مگر وہ کسی سے فون پر بات میں اس قدر محو تھا کہ سامنے کی دنیا سے جیسے کٹ گیا ہو۔ شربتی آنکھیں کبھی سڑک پر جاتی، کبھی لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا۔ وہ جو سڑک سے گزر رہا تھا وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہاں پر ایک اسکول تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی، بچے اسکول کے گیٹ سے باہر نکل کر دوڑتے ہوئے اپنی اپنی بسوں اور وین میں چڑھ رہے تھے۔ یاسر اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک ایک بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ یاسر کا دل زور سے دھڑکا، اس نے پوری قوت سے بریک ماری۔ برفیلے راستے پر ٹائروں کی ہلکی سی شیخ ابھری اور گاڑی چند انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ بچہ گاڑی سے تو بچ گیا مگر پھسل کر زمین پر گر پڑا۔ یاسر کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا۔ اسے لگا وہ بچہ اس کی گاڑی سے ٹکرا کر گرا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر گاڑی سے باہر نکلا، سانس بے ترتیب تھی۔ اسی لمحے ایک سفید شال میں لپٹی لڑکی بچوں کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی بچے کی طرف بڑھی۔ اس نے لمحہ بھر بھی ضائع کیے بغیر بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بھوری آنکھوں میں گھبراہٹ اور فکر ایک ساتھ سمٹ آئی تھی۔ سردی سے اس کے گال ہلکے گلابی ہو رہے تھے اور برف کے ننھے گالے اس کے بالوں پر ٹھہر گئے تھے۔ "آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟" اس کی آواز نرم تھی، بے حد نرم اور بے حد خوبصورت۔ یاسر نے بچے پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے سلکی بال آگے کی طرف گرے اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ یاسر کو اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آیا۔ وہ بچے کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بچہ ٹھیک ہے تو اس نے آہستہ سے شکر کا سانس لیا۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور اس کی نگاہیں یاسر پر سے جا ٹکرائیں۔ یاسر پر جا ٹھہریں۔ بھوری آنکھوں میں اب نرمی کی جگہ سختی اتر آئی تھی۔ "آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا؟" وہ بولی تو اس کی آواز میں غصہ تھا۔ کچھ دیر پہلے کی نرمی آواز سے غائب تھی، لیکن غصے میں بھی آواز اتنی ہی خوبصورت تھی۔ یاسر خاموش رہا۔ "مسٹر، میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کو سنائی دے رہی ہے میری بات؟" اس نے یاسر کے پاس آ کر پوچھا۔ "آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ اسکول ہے، بچے یہاں سے روڈ پار کر رہے تھے، لیکن آپ پتہ نہیں کس جنون میں گاڑی چلا رہے تھے۔ غالباً فون پر بات کر رہے ہوں گے۔ غالباً فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہوں گے۔ اس نے یاسر کے ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یاسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون دیکھا، پھر اس لڑکی کو۔ کہا اب بھی کچھ نہیں۔ کشمیر کے برفیلے راستوں پر فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی چلانا اگر آج یہ بچہ اس نے بارہ-دھوری چھوڑ دی، شاید لفظ ساتھ نہیں دینے کو تیار تھے۔ یاسر اب بھی کچھ نہ کہا۔ یاسر اب بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ برف باری کے اس منظر میں وہ لڑکی کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں، جن میں ناراضگی بھی
यासर को बेहद खूबसूरत लग रही थी और इसके चेहरे पर वो गुस्सा यासर की शरबती आंखों में एक अजीब सी चमक भर गई। वो खामोश खड़ा इस लड़की की डांट सुन रहा था। दिल पहली बार बेइख्तियार खामोश रहा। दिल दिल किया कि वो इसे डांटती रहे और वो खामोशी से इसकी डांट सुनता रहे। कुछ बोलेंगे नहीं? इस लड़के ने गुस्से से पूछा। मुझे अफसोस है, ये मेरी गलती थी। आगे मैं ध्यान रखूंगा, यासर ने धीमी आवाज में कहा। इस लड़की ने एक लम्हे को इसे गौर से देखा। इसकी शरबती आंखों में शर्मिंदगी थी। ठीक है, इस लड़के ने कहा। कुछ और कहेंगी नहीं आप? कुछ और कहेंगी नहीं आप? यासर ने कहा। इसका दिल चाह रहा था वो इसे और डांटे। नहीं, बस आइंदा ख्याल रखिएगा। ये वादियाँ खूबसूरत ज़रूर हैं, मगर ज़रा सी लापरवाही जान ले सकती है, इस लड़की ने कहा। वाकई ये वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं और ज़रा सी लापरवाही जान ले सकती है। यासर इस लड़की को देखता हुआ खोए हुए अंदाज में बोला। जन्नत, एकदम ही किसी ने इस लड़की को आवाज दी। जन्नत ने पलटकर इस लड़की की तरफ देखा। बच्चे को ले आओ, इसने कहा तो जन्नत ने अज़बात में सर हिलाया और पलटकर यासर को देखा। मैं फिर कहूँगी, आइंदा ध्यान रखिएगा। हर बार ना आप खुशकिस्मत होंगे, ना ही आपकी गाड़ी के सामने आने वाला। कहते हुए बच्चे का हाथ थाम कर मुड़ी और बर्फ में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। यासर वहीं खड़ा रह गया। बर्फ गिरती रही, हवाएं चलती रही, मगर इसके लिए सब कुछ ठहर चुका था। इसे नहीं मालूम था कि ये महज एक हादसा नहीं था, ये इसकी ज़िंदगी की कहानी का पहला बाब था, जहाँ कश्मीर की बर्फ में जन्नत खामोशी से इसकी आंखों में उतर गई थी। जन्नत, यासर ने ज़ेरे लब इसका नाम दोहराया और इसे दूर जाता देखता रहा। वो बच्चे का हाथ थामे बस में चढ़ गई। इसके जाने के बाद यासर ने गहरा सांस लिया और मुस्कुराता हुआ अपने बालों में हाथ फेर कर अपने बालों पर गिरी बर्फ को झाड़ता वो दोबारा अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। जन्नत, दोबारा इसका नाम लेते हुए यासर ने गाड़ी स्टार्ट की और अब की बार इसने गाड़ी की स्पीड हल्की रख कर पूरी तवज्जो विंडस्क्रीन पर जमा दी। शाम के साए शाम के 7 बज रहे थे जब वक्त खान हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में हवा का आलम था। ओके, सुबह से ही घर का माहौल कुछ ऐसा था कि कोई भी अपने कमरे से नहीं निकला था। दोपहर में भी किसी ने खाना नहीं खाया था। अब भी मुलाजिम खाना बना चुके थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कोई खाना खाएगा भी या नहीं। बख्त खान हवेली में दाखिल होकर सबसे पहले सर बीबी के कमरे में आया। वो खामोश बैठी थी। बख्त खान इनके पास आकर बैठ गया और इनके हाथ थाम कर अपने होठों से लगा लिया। आप फिक्र मत करें मोरे, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अनस हमारी उसरा को डिजर्व नहीं करता था, बख्त खान कह रहा था और वो खामोशी से इसकी बात सुन रही थी।
انہوں نے بنا کچھ کہے سر کو خم دیا۔ بخت خان کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، آتش دان بھی نہیں جل رہا تھا۔ وہ سوئچ کی طرف بڑھا اور کینوپی میں لگے لیمپ کو آن کر دیا۔ لیمپ آن ہوتے ہی روشنی بیڈ کے چاروں طرف پھیل گئی۔ بخت خان کی سیدھی نظر کمفرٹر میں سکڑی سمٹی جنان پر پڑی۔ وہ ٹھنڈ سے سکڑ رہی تھی۔ بخت خان نے نفی میں سر ہلایا اور پلٹ کر آتش دان کی طرف آیا۔ آتش دان میں لکڑیاں لگا کر اس نے آگ جلا دی۔ آگ جلا کر وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ کمفرٹر ہٹاتے ہوئے اس کے سنہرے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ بخت خان اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر بڑی نرمی سے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بے اختیار بخت خان نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیری۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بخت خان کے ہاتھوں کے ٹھنڈے لمس پر وہ کسمس آئی۔ بخت مسکرایا، پھر جھک کر اس کے سرخ گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ جنان! پھر بے حد نرمی اور بڑی ملامت سے اس کا نام پکارا، لیکن جنان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جنان آنکھیں کھولو! اب کی بار بخت خان اس کے کان کے قریب آ کر بولا۔ جنان نے کسمسا کر نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اس نے کل کی پوری رات جاگ کر گزاری تھی، پورا دن بھی دماغ میں ٹینشن رہی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ سو گئی تھی اور اس وقت اس پر نیند بری طرح غالب تھی۔ خان، ہم کو سونے دو، اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر کہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں نیند کی سرخی واضح تھی۔ میں آیا ہوں، اٹھ جاؤ، بخت خان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم کو نیند آ رہا ہے، ہم کو سونے دو۔ کہتے ہوئے اس نے کمفرٹر کا کونا پکڑ کر اپنے منہ پر ڈال لیا۔ بخت خان اس کے ایسے کرنے پر پیچھے ہوا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر بخت خان نے دوبارہ اس کا نام لیا۔ خان، کیا پریشانی ہے تم کو؟ ہم کو سونے دو نا، کل بھی پوری رات ہم نہیں سویا تھا۔ کہتے ہوئے اب کی بار اس نے کروٹ بدلی اور پھر اپنے آپ کو کمفرٹر میں چھپا لیا۔ بخت خان نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر غصے سے اپنی لیدر جیکٹ اتار کر دور پھینکی، پھر لب بھیج کر کمفرٹر میں چھپے اس کے نازک وجود کو گھورتا رہا۔ جیسے جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ میری یہ اہمیت ہے اس عورت کی زندگی میں کہ اسے مجھ سے زیادہ اپنی نیند پہ عزیز ہے۔ بخت خان غصے سے سوچتا چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شرٹ اتار کر اس نے ڈریسنگ روم میں موجود صوفے پر اچھال دی۔ اس وقت بخت خان کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کا حال اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو تو فی الحال اپنی نیند پیاری تھی۔ اس نے وردی اتار کر ٹریک سوٹ پہنا اور سگریٹ اور لائٹر لے کر ڈریسنگ روم سے نکل کر دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ اس پر ایک تیز نظر ڈال کر بخت خان کمرے سے نکل گیا۔ کھانا کھا لیجیے صاحب، ایک ملازمہ نے سیڑھیوں
से उतरकर बाहर की तरफ जाते वक्त खान से कहा, भूख नहीं है। वो इसे बिना देखे गुस्से से कहता वहां से निकल गया। वहां से निकल कर वो हवेली में बने जिम में आ गया था। जब इसका गुस्सा हद से सवा होता था और वो किसी पर नहीं उतार सकता था, तब वो ट्रेडमिल पर दौड़कर अपने गुस्से को कम करता था। इसने बाहर आकर सिगरेट सुलगाया और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता जिम की तरफ चल दिया। जिम के बाहर ही सिगरेट खत्म करके इसने बचे हुए टुकड़े को जमीन पर फेंककर अपने क्रॉस ट्रेनिंग सूट से मसले और जिम में दाखिल हो गया। जिम में आकर इसने अपनी हुड उतारी और कुर्सी पर फेंकता ट्रेडमिल की तरफ बढ़ गया। इसने ट्रेडमिल ऑन किया, इस पर चढ़ गया। पहले वह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, फिर बढ़ाते बढ़ाते इसने ट्रेडमिल की हाई स्पीड कर दी और इस वक्त वो ट्रेडमिल पर जुनून भरे अंदाज में दौड़ रहा था। इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। कसरती वजूद भी पसीने से भीगने लगा था। इसने जिम का हीटर ऑन नहीं किया था, इसे ज़रूरत भी नहीं थी। इसका गुस्सा ही इतना था कि इसे अपने वजूद में शोले उठते हुए महसूस हो रहे थे। इसका गुस्सा कमीना था, बहुत कमीना, कि जब भी ऊद कर आता इसे अपनी शरियानें फटती हुई महसूस होती थी। इसे ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए करीब 1 घंटा हो गया था। इस 1 घंटे में इसके गुस्से का ग्राफ थोड़ा नीचे आया था। इसने ट्रेडमिल ऑफ की और उतरकर कुर्सी पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसका हसीन चेहरा इस वक्त बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। पसीने की बूंदें हीरे की तरह इसके चेहरे पर चमक रही थी। सियाह बाल पसीने पर पेशानी पर चिपके हुए थे। इसने अपने हाथों से अपने बालों को पीछे की तरफ सेट किया और नीचे की तरफ थोड़ा सा झुककर अपनी बेहंगम सांस को कंट्रोल करने लगा। चेहरा नीचे करते ही खड़ी सुतवा नाक से पसीने की बूंद जमीन पर गिर गई। कुछ देर वो खुद को रिलैक्स करके अब पुशअप्स कर रहा था। इसे जिम में करीब 3 घंटे हो गए थे। 3 घंटे बाद वो जिम से निकला और हवेली के अंदर जाने की बजाय स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़ा हो गया। वो अभी भी शर्टलेस था। जिम से निकलते हुए इसने हुडी नहीं पहनी थी। वो इन बर्फीली हवाओं में यूं ही खड़ा था। इस वक्त रात के साढ़े क्या बज रहे थे ये नहीं पता, 10:30 बज रहे हैं तो ओके, ये 10:30 था। कुछ देर पहले ही जनान की आँख खुली थी। आँख खुलते ही इसने टाइम देखा और बख्त खान को, लेकिन वो कमरे में नहीं था। वो जल्दी से उठी और कमरे से निकल गई। हवेली में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सारी लाइट्स ऑफ थी, लेकिन लकड़ी की छतों पर लटके हुए लैंप में जलती पीली रोशनियां अंधेरों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। लगता है सब अपने कमरे में हैं। तो फिर खान कहाँ गया? वो अभी सोच ही रही थी कि इसकी नज़र किचन से सारा काम निपटा कर निकलती मुलाजमा पर पड़ी। सुने, आपने बख्त साहब को देखा है? इसने पूछा। कुछ घंटे पहले देखा था, वो बाहर की तरफ गए थे, मुलाजमा ने बताया। ठीक है, जनान ने कहा तो वो हवेली से निकलकर
क्वार्टर की तरफ चली गई। जनान कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। फिर कुछ सोचकर वो भी हवेली से बाहर निकल गई। इसका इरादा जिम की तरफ जाने का था, लेकिन बीच में ही इसकी नज़र स्विमिंग पूल के पास खड़े बख्त खान पर पड़ गई। इसे शर्टलेस खड़ा देखकर जनान की आंखें हैरत से गोल हुई। इस इ, इसे क्या हुआ? ये क्यों शर्टलेस खड़ा है? इसने दिल में सोचा और छोटे छोटे कदम लेती स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गई। इसके कुछ करीब आकर जनान के कदम वहीं रुक गए। इसके अंदर बख्त खान के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। वो कुछ दूरी पर खड़ी इसकी कसरती वजूद को देख रही थी, जिसे बख्त खान ने बड़ी मेहनत से बनाया था। इसका एक हाथ पहलू में गिरा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट था, जिसे वक्फे वक्फे से होठों से लगाकर हाथ दोबारा पहलू में गिरा लेता। जनान की नज़र इसकी पुश्त से होती इसके फोर आर्म्स पर पड़ी थी। इसके फोर आर्म्स की फूली नसें इस हल्की सी रोशनी में भी नुमायां हो रही थी। इसके बेनी हैंड्स थे जो सबको बेहद पसंद आते थे। हवा के दोष पर इसके ज़िया बाल कभी इसकी पेशानी पर गिरते तो कभी पीछे हो जाते। क्यों आई हो? वो खामोश खड़ी इसका मुवाजना इसकी मर्दाना वजाहत का जायज़ा ले रही थी कि तभी बख्त खान की भारी गंभीर आवाज़ इसके समातों से टकराई। इसकी आवाज़ पर जनान उछल पड़ी। मैंने पूछा क्यों आई हो? सिगरेट का एक गहरा कश लेकर बख्त खान ने दोबारा पूछा। तुमको कैसे पता कि हम आया है? इसकी आवाज़ का तासुर ही ऐसा था कि जनान हकला गई। मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेता हूँ, बख्त खान ने पलट कर कहा तो जनान की धड़कन जहाँ थी वहीं रुक गई। इस वक्त वो इतना प्यारा लग रहा था कि जनान को इस पर से अपनी नज़र हटाना मुश्किल हो गई। बख्त खान इसके इस अंदाज पर चौंका, फिर आंखें छोटी करके बड़ी गौर से इसे देखा। वो अभी भी बिना पलके झपकाए इसे देख रही थी। क्या हुआ? वो भारी कदम उठाता इसके पास आकर बोला। इसके यूं करीब आने पर जनान की सांस बेहंगम होने लगी। पहली बार मुझे शर्टलेस देख रही हो? बख्त खान ने झुककर इसकी सब्ज आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में पूछा। जनान को समझ में नहीं आया वो इसकी बात का क्या जवाब दे। वो पहली बार मुझे शर्टलेस देख रही हो? अब की बार बख्त खान ने इसके माथे पर टिप मारते हुए कहा तो जनान जैसे होश की दुनिया में वापस आई। इसने एकदम हाँ में सर हिला दिया, ये जाने बिना कि इसने सवाल क्या किया है। सच में? बख्त खान ने पूछा। हाँ, इसने फिर इस बात में सर हिला दिया। क्यों? जब करीब होता हूँ तब नहीं देखती मुझे? बख्त खान ने अब की बार झुककर इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में पूछा तो जनान ने एकदम इसकी तरफ देखा, फिर एकदम हाँ में सर हिला दिया, जिस पर बख्त खान ने आईब्रोज खाई। इसके आईब्रोज खाने पर इसने एकदम ना में सर हिला दिया। इस मासूम को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। बख्त खान की कुर्बत से वो सटपटा गई थी। इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हारा ही हूँ, पूरे हक से देखो। कहते हुए बख्त खान 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। जनान कुछ लम्हे से देखती रही, फिर इसकी बात का मतलब समझते इसने बेख्तियार अपनी नज़र झुका ली। क्या हुआ? शर्मा क्यों रही हो? तुम्हारा ही शौहर हूँ, तुम्हारे तो पूरा हक है मुझे देखने का, बख्त खान ने कहा तो जनान ने झुके सर के साथ पलकें उठाकर इसे देखा।
بخت خان اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے اپنی مسکراہٹ کو روکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جنان نے اس کے انداز پر سٹپٹا کر بھی نظریں جھکا لی۔ جاری ہے "آئی ایم ریئلی ویری سوری"۔ میں یہ ایپیسوڈ یہاں ختم کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ کل میں اسی ناول کی ایپیسوڈ دوں گی یا کوشش کروں گی کہ دونوں ہی ناول کی ایپیسوڈ دوں۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، قریب 10 بج رہے ہیں اور میں ابھی تک لکھ رہی ہوں۔ جیسے کہ میں پوسٹ میں بتا چکی تھی کہ میرے گھر میں کام ہو رہا ہے تو مجھے لکھنے کا وقت بہت کم مل رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے میری بات کو۔ تو انشاءاللہ کل ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی اور کل ہم تھوڑی سی رومانٹک ایپیسوڈ لکھیں گے۔ بس بنے رہیے گا آپ کے اپنے چینل پر اور سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کریں گے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔